हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी लाइफ इन थार डेजर्ट, अ लैंड ऑफ गोल्डन सैंड्स, अ ट्रिप टू जैसलमेर। वाओ। अच्छा, निशांत की हमने पहले भी और वीडियोस देखी हैं। बहुत मजा आता है, वीडियोग्राफी बहुत आला करते हैं और काफी ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता। डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल हाँ। इसी तरह से है। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं गपशप। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड लोग कर रहे हैं हमारी लाइफ का सबसे लंबा रोड ट्रिप, जिसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं पहले जोधपुर, और जोधपुर से आगे हम लोग जाएंगे फिर जैसलमेर, जिसके अंदर हमें लगभग 2000 किलोमीटर चलना होगा। थार डेजर्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसका 85% पार्ट सिर्फ राजस्थान में ही है। बाकी कुछ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, और बाकी बचा हुआ पाकिस्तान में। गाड़ी की खिड़की से अपना देश देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही हम लोग हरियाणा क्रॉस करते हैं तो लैंडस्केप हल्का सा चेंज होता है। अब हाईवे के साथ में ग्रीनरी तो है, लेकिन खेत कम हो गए हैं। कुछ गांव हमें दिखते हैं जहां कच्ची सड़कें हैं और घरों के आसपास छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, और हर गांव में लगी हुई है एक पानी की टंकी। राजस्थान की तपती गर्मी में आपको हर कुछ किलोमीटर पर बकरियां चराने वाले दिख जाते हैं। गांव में ज़्यादा संसाधन ना होने की वजह से बकरियां काफ़ी काम आती है। वो उनका दूध बेचकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। हर बकरी चराने वाला अपने कंधे पर एक प्लास्टिक की बोतल रखता है, जिसे वो बोरी के अंदर पैक कर लेता है और तलाश करता है पानी अपनी बकरियों के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे गांव और शहरों को पार करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं जोधपुर, द ब्लू सिटी। जोधपुर हम लोग सिर्फ एक दिन ही रुकते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल थी थार डेजर्ट। नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाते हैं थार की तरफ। रोड पर सबसे पहले आती है मार्बल माइंस, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। राजस्थान को मार्बल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान प्रोड्यूस करता है इंडिया का 90% मार्बल। उसी के साथ में चल रही होती है उन पत्थरों की कटिंग जो माइन से जस्ट अभी निकल करके आए हैं, और हम लोग चले जाते हैं उस कटिंग को देखने। और यहाँ पे मतलब लगभग कितने ऐसी माइंस होंगे यहाँ पे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है ना, जो एक्सपोर्ट करता है। टोटल कितनी माइंस होंगे यहाँ पे?
यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ लगभग 6 से 7 हज़ार हैं। 6-7 हज़ार। हाँ, खनन है यहाँ का जो सबसे ज़्यादा मज़दूर भी यहीं आते हैं लगभग। तो जब कटिंग होती होगी तो धूल उड़ती होगी, वो जाती होगी अंदर, तो उससे कुछ बीमारियाँ होती हैं। उससे बीमारी होती है फेफड़ों में सांस लेने की, जिसे अस्थमा बोला जाता है, और ये एक और बीमारी होती है सिलिकोसिस, जिससे फेफड़ों में कमज़ोर होने के कारण फेफड़ों से खून आता है। तो कोई तरीका नहीं कोई जिससे मतलब बचा जा सके इस बीमारी से, तो कुछ ऐसे कुछ प्रिकॉशंस पहले ही लिए जाए? इससे बचा जाने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था, जिसमें जब ये ड्रिलिंग करते हैं ना, उस समय पानी का प्रयोग करना ज़रूर था, लेकिन ज़्यादातर मजदूर है वो यूज़ नहीं करते पानी का, इसलिए वो फेफड़ों के अंदर जाते हैं और फिर वो फेफड़ों के अंदर मतलब रोग पैदा करते हैं। ये सब जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। राजस्थान विंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स में सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है। यहाँ लगभग 3000 से 5000 विंड मिल्स हैं, जिन्हें अब विंड टर्बाइंस कहा जाता है। ये साल भर में लगभग 5200 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। इतनी बिजली जयपुर जैसे 2 बड़े शहरों के लिए काफ़ी है। थार डेजर्ट इन विंड टर्बाइंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ मिलता है इन्हें खुला मैदान तेज़ हवाओं के लिए, जिससे कंटिन्यूसली मूव कर सकती है। सो मैं ना विंड मिल के बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, और भाई ये ना पूरा एक रूम जितना बड़ा है, और मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर ना मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कितना बड़ा है, पास आओ। तो इसका भाई एक एक नट जो है ना, आप देख सकते हो भाई, इतना बड़ा तो इसका एक नट है। थार डेजर्ट में लगी विंड मिल्स का साइज़ 120 मीटर से लेकर 150 मीटर तक हो सकता है, जो लगभग 40 फ्लोर की बिल्डिंग जितना है। इसका एक प्रोपेलर 40 से 50 मीटर तक बड़ा हो सकता है। इसके साइज़ की वजह से ये आपको कई किलोमीटर दूर से भी आसानी से दिख जाती है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे लैंडस्केप जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है, अब रेगिस्तान आ गए हैं। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की अभी कि इतने लंबे रास्ते हैं, बीच में कुछ है नहीं, लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत दूर तक पैदल चल रहे हैं, तो ना हमारे पास जो सुविधाएं होती है ना, हम उन्हें कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं। बट अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि यार कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास है, हम कितनी सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और जबकि मैं रियलाइज़ भी नहीं होता है, वो यहाँ पर आपको आने के बाद ये समझ आती है। अब हम लोग थार डेजर्ट के और भी अंदर तक जा चुके थे। कई किलोमीटर तक सिर्फ बंजर ज़मीन थी, जहाँ खेती कर पाना बहुत मुश्किल। ये वही थार डेजर्ट है जो अपने रेत, गर्म हवाओं और अजीब सी शांति के लिए जाना जाता है। रास्ते में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, और ना ही कोई गाड़ी रिपेयर की दुकान। यहाँ कुछ जानवर हैं जो पानी और छाया की तलाश में है, जिसमें से एक है गाय, जो एक ही दिशा में तालाब की तरफ जाती जा रही है। सो अभी मेरे पीछे से आप देख रहे हो काफ़ी सारी गायें आ रही हैं लाइन में, और उस तरफ जा रही है तालाब में, मतलब पानी की तलाश में। और वहाँ पर लगभग ना 80 से 100 गाय इकट्ठी हो चुकी हैं। पता नहीं कहाँ से बंजर इलाकों से चल कर आती है और वहाँ पर पानी पीती हैं। यहाँ कई किलोमीटर चलने के बाद ऐसे तालाब इन जानवरों को नसीब होते हैं। यहाँ कुछ कैमल्स के झुंड भी हैं जो गाँव की तरफ जा रहे हैं। ऊँट बिना पानी पिए रेगिस्तान में लगभग 8 से 10 दिन तक चल सकता है, और इसी वजह से ऊँट को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। और ऊँट एक बार में लगभग 100 लीटर तक पानी पी सकता है। ये सारे नज़ारे और सारी चीज़ें आपको सिर्फ थार डेजर्ट में ही देखने को मिलती हैं। डेजर्ट का मतलब सिर्फ सैंड ड्यून्स नहीं होते। सैंड ड्यून्स सिर्फ एक पार्ट होता है डेजर्ट का, और उसी डेजर्ट को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके थे कुलधरा, द मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ थार डेजर्ट।
18th सेंचुरी में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वहाँ पर उनकी बस्ती हुआ करती थी, बाजार लगते थे, दुकानें लगती थी, लोग बहुत खुशी से रहते थे। फिर एक रात अचानक से पूरा गांव खाली हो गया। अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखता है घर का, कि भाई एक रूम इस तरफ है, एक खिड़की बनी हुई है, कुछ रूम्स उस तरफ है, कहीं पर किचन होगी। तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है ना घर का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जाते हुए ब्राह्मणों ने यहाँ पर श्राप दिया कि ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। और यहाँ से जाने का कारण था यहाँ का रूलर सालिम सिंह, जो गांव से लड़कियाँ मंगवाता था। तब से लेकर अब तक इस गांव को कोई भी नहीं बसा पाया, और ये गांव जाना जाता है द मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ थार डेजर्ट। उसमें हमने यही सुना ना कि अपने साथ और ये गाँव सारे, अरे वाह, मुझे इंटरेस्ट था म्यूज़िक में तो मैं म्यूज़िक में आया। हाँ जी, अच्छा। उस मेरे कम्युनिटी भी म्यूज़िक का ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूज़िक का अच्छा, काम अच्छा। करते आते हैं, और जजमानों के यहाँ जाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, गाना खुशी के माहौल में गाना गाते हैं। पपेट शो। समझ आती है। हाँ, सिंगल पीस है। सर मेरे दादा परदादा ये काम करते थे, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाई, मेरे पापा को मेरे दादा ने सिखाई। उस टाइम सर ये कला फेमस थी ना, उस टाइम ये कला फेमस थी। अब ये होलसेल करने लग गए, वैसे हमारा ये कला तो हमारी है, जिसकी कला नहीं है वही यही बेच रहे ना। होलसेल के अंदर सर नखरे बहुत करते हैं इसमें लेने में। वो कहते हैं कि इसका मुँह ऐसा है, इसका मुँह ऐसा है। हम कहते हैं आप खुद ही बना लो इससे अच्छा। मशीन का काम था ना सर, पूरा हैंड वर्क है, पूरा हाथों से बना हुआ है। सर ये पूरी बनी हुई इसमें रानी डेकोरेशन के लिए ले आते हैं, कोई बच्चों को खेलने के लिए ले आते हैं, कोई किसी को गिफ्ट देने के लिए ले आता है। देखो कि कितने अच्छे से कल्चर उन्होंने दिखाया। जोधपुर में पॉपुलर है बैंगल बातें, जहां लोग अपने हाथ से लाख की चूड़ियां बनाते हैं। सबसे पहले लाख पर रंग लगाया जाता है, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी आप चाहो। फिर उसे कुछ देर गर्म किया जाता है धीमी आंच पर। लाख धीरे धीरे नरम होना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाने के बाद कारीगर उसे लंबा करता है और बेल करके गोल आकार दे देता है। फिर वो धीरे धीरे चूड़ी की आकार में आ जाता है। फिर उसकी साइजिंग होती है आपके हाथ के हिसाब से। इस प्रोसेस के अंदर लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं और आपकी दोनों चूड़ियाँ बनकर एकदम तैयार हो जाती है। अब हम लोग चले जाते हैं ऐसे गांवों के अंदर जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसे हैं। ये गांव खूड़ी विलेज क्रॉस करके आगे आते हैं।
यहाँ पर रोड एक टाइम पर रुक जाती है और फिर आपको जाना होता है रेगिस्तान के बीच में अपनी गाड़ी लेकर, जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हैं और उन पेड़ों के बीच से होते हुए आप पहुँच जाते हैं उन गाँवों में। यहाँ पर कुछ घर मिट्टी के बने हुए हैं तो कुछ घर छप्पर के। जब पीक समर्स होती है तो टेम्परेचर 55 डिग्री को भी पार कर सकता है और इतने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मिट्टी और छप्पर के घर ही काम आते हैं। जब आप गाँव को देखते हैं तो गाँव के अंदर कोई भी गली नहीं है, सीधे घर बने हुए हैं और बीच में है सिर्फ मिट्टी। पूरे गांव के अंदर ना कहीं भी किसी तरह की रोड नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, एकदम रेगिस्तान। अगर आप आ रहे हो गाड़ी लेके तो कहीं से भी आ सकते हो। यहाँ तक कि कुछ गाँवों के अंदर आज भी नेटवर्क नहीं आया है। लोग आज भी अपनी ज़िंदगी बहुत पुराने ज़माने की तरह ही जीते हैं। कुएं पर जाना, पानी भरना या फिर टैंकर मंगवाना और पानी को स्टोर करना। यहाँ पे बिजनेस चलता है तो भी वो भेड़ बकरी चराने का होता है, और खेती जब होती बरसात होती है तब खेती करते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि बिना बरसात के भी खेती करें, ट्यूबवेल बोरिंग वगैरह नहीं। अभी सड़क भी नहीं है और लाइट भी बहुत कम रहती है, पानी की भी सुविधा नहीं है क्योंकि हम पानी टैंकर से ला के आते हैं। अभी भी वही लाइफ है जो पुराने ज़माने में आप जैसे सोचते हैं कि अभी हम जैसलमेर शहर से अभी 50 साल पीछे हैं, जब दिल्ली से तो हम काफ़ी पीछे हैं। आपको बड़े होकर क्या बनना है? कलेक्टर मैडम। कलेक्टर मैडम बनना है। गांव का एक कुआं भी है जो थोड़ा दूरी पर है। तपती गर्मी में भी लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए जाते हैं। हम जब उसे देखने के लिए गए तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और बीच में कुछ पेड़, और हम चलते जा रहे थे उस कुएं की तरफ। सो जब हम बच्चे होते हैं ना तो काफ़ी सारी छोटी छोटी कहानियों की किताबें होती हैं। उन किताबों के अंदर गाँव की फोटो होती है जो मतलब एक इमेजिनेशन की तरह होती है कि हम इमेजिन करते हैं कि गाँव कैसे होते होंगे, कि जहाँ पर ऐसे कुछ हट्स बनी हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीच में एक पेड़ है, चारपाई डली हुई है। और वो गाँव ना मुझे मतलब अभी तक मिला नहीं था कहीं भी, पर जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जो किताबों के अंदर जो गाँव बनाया जाता था ना बच्चों के लिए, कि भाई ये देखो ये गाँव होता है। तो वो जो गाँव है ना वो मैंने यहाँ पर देखा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जब घर से बाहर निकलता है, चाहे फिर वो बच्चा हो, अपनी पानी की बोतल पर एक कपड़े का कवर लगा लेता है और उस कवर को गीला कर लेता है ताकि पानी गर्म ना हो। शाम को बच्चे इन्हीं रेत के टीलों पर क्रिकेट खेलते हैं, भाग दौड़ करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने घर पर। ये सब देखने के बाद, थार डेजर्ट को समझने के बाद मैं चल पड़ा था अपने घर, और ये सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा। बहुत सारी यात्राएं मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, समझाती है, और उन्हीं में से एक थार डेजर्ट भी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। वेरी नाइस वीडियो यार, बहुत मज़ा आया। और यकीन जाने हमें देखने से पहले भी थोड़ा सा अंदाज़ा था कि डेफिनेटली आज की भी वीडियो से हम कुछ ना कुछ गैदर करेंगे। सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी, बहुत मज़ा आया। अगर बात करें ना थर डेजर्ट की या थार डेजर्ट की, तो देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ बॉर्डर का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों साइडें सेम एक ही जैसी हैं। मतलब जो चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी वही सब कुछ हम यहाँ पर भी देखते हैं। वही ट्रेडिशन है, वही कल्चर है, सब कुछ Exactly, बिल्कुल। इवन यहाँ तक आप देखो कि जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं ना, अटायर भी उनका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए वही सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखिए उनकी डिफिकल्टीज भी एक जैसी है, हर चीज बिल्कुल सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कह लो कि फॉर द फन आप अगर वहां पे जा रहे हो और आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए तो आप लोग बहुत ज्यादा इंट्रीग होते हो, आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप ये एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर आपको पूरी जिंदगी यहाँ रहना पड़ता है तो आप कैसे सर्वाइव। अगर नॉर्मल टेम्परेचर ही 50 डिग्रीज है और उन्होंने कहा कि ज्यादा गर्मियों में 55 को टच कर जाता है, तो आप देखें कितनी और ज्यादा आप देखो मुश्किल ना, है। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो पानी की है। पानी की है, हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल। नलका खोलते, टैप खोलते हो, पानी आ जाता पानी है, आ और जाता वो है, लोग हाँ। अपने एक एक घूंट के लिए, एक एक
कप ग्लास मीलों पानी का लेके सफर बहुत करते हैं, ट्रैवल बिल्कुल करते इसी हैं। तरह से है। तो उनकी जो हार्डशिप्स है ना वो बहुत ज्यादा आप है। देखिए वो ऐसा क्रॉप्स ही तक है। तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर नहीं सकते। कर उन्होंने सकते। सबने बताया कि बकरियों के रेवड़ उन्हें रखे हुए और उन्हीं के दूध को बेच के वो अपना रोजमर्रा की वो जिंदगी बारिश का गुजारते इंतजार हैं। करते हैं कि हाँ। कब बारिश होगी, कब उनके क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। हाँ। उसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि उन्होंने वहाँ पे जितने काम अपने करने हैं, जो उनका सारा सर्वाइवल है जिस चीज़ पे, वो उन्होंने कहा मार्बल कटिंग की जो जगह है हाँ, वहाँ पे Exactly, होता हाँ, है। वो उन्होंने दूर बताया दराज कि से आते वो हैं ना। दूर पूरे दराज से भी राजस्थान आते से वहाँ हैं। पे लेबर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फिर अच्छा तो ये लगा देख के, लेकिन फिर एक बात ये देखो कि दुनिया में कहीं भी अब जितने भी मॉडर्न जो बिल्ड हो रहे हैं टेम्पल्स, टेम्पल्स, हाँ जी। वहाँ पे जितना भी मार्बल का काम किया जा रहा होता है, अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाओ, थोड़ा उसको स्टडी करो, जानो, तो आपको पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं राजस्थान से। और अभी जो कुछ टाइम पहले बना यूएई में टेम्पल बना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बारे में मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ का सारा मार्बल यहीं से बन यहाँ के से गया है। सो आप देखो कि जो मूर्ति कला है वो कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे से वो उसको बनाते हैं और पूरी हिस्ट्री कार्व करते तो हैं। आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल आप ये देखें अगर मूर्ति कला वाली चीज़ है तो वहाँ पे एक चीज़ जो राजस्थान की बहुत फेमस है वो पपेट शो है। तो वो हाँ। पपेट्स बनाते हैं और वो कितनी वो मेहनत जो से वुडन पपेट्स वो बना रहे वुडन थे वहाँ पपेट्स पे। अपने हाथ से बनाते हैं और उसको पे करते हैं डिस्प्ले। लेकिन उन्होंने कहा है कि आज के टाइम पे लोग मार्केट से खरीदना ज्यादा हाँ। पसंद करते हैं बजाय कि हाथ की बनी हुई चीज वो खरीदें। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आप ये देखो कि मॉडर्न मशीनों ने वो जगह ले तो ली है, लेकिन स्किल अभी भी उनके हाथ में मौजूद है, वो उनसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन बाहर कोई नहीं है ना, अब मार्केट हाँ। खाली हो गई। नहीं, वो अब देखो कि वो पहले लोग आते थे, विजिट करते थे, इन चीजों को परचेज करना पसंद करते जी। थे। अब मशीनों पे वो चीजें बन जाती हैं, पर अभी भी जो उनके हाथ की बनी हुई चीज है ना, वो उनसे कोई नहीं ले आप देखिए सकता। वो कितना खूबसूरत वो बनाते हैं कि एक साइड पे अगर राज है तो दूसरी साइड पे रानी रानी बनी है। हुई आप है। देखो ना, आर्ट तो उधर का उधर ही है, बस उसकी कदर खत्म होती कदर जा खत्म रही है। होती खत्म होती जा रही है। अच्छा फिर वो उन्होंने चूड़ियों का भी एक पूरा वो दिखा वो जो दिया। वैक्स से बनाते हैं, हाँ, मोम की बनी हाँ, होती है बिल्कुल ना। ऐसे वो दिखा दिया ना कि भाई ये इतनी फेमस है और वहाँ का कल्चर है कि वहाँ पे कोई भी आता है तो इन चीजों को जरूर वो बाय तो आप करते देखिए, हैं। हमने अक्सर जो वीडियोस देखी है राजस्थान की हो या इवन दिल्ली की भी हो, ओल्ड मार्केट्स के अंदर इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो आज भी इससे बना रहे हैं बनाते बना चीजें। रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आप फिर एक चीज जो यहाँ पे बेसिकली बताई जी, गई है वो जी। ये है कि भाई क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है यहाँ पे, और टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो फैसिलिटीज आपको नजर नहीं आती। गवर्नमेंट का ध्यान कम हो जाता है ना, वो जो चीज हाँ। जगह ग्रो कर रही होती है वहां पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब देखिए एक सर्टेन एरिया के बाद तो रोड्स भी खत्म हो गई हैं और वो हाँ। एक विलेज ने यही कहा ना, जो विलेजेस थे कि यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है हम जैसलमेर से, हाँ। और तकरीबन 50 साल पीछे हैं हम। 50 साल उनसे पीछे हैं, तो दिल्ली से देखो कितना पीछे होंगे। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है, जो मैं कहती हूँ कि हमें हर वीडियो से ना एक लेसन लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो लेसन ले रहे हैं वो हमें यही समझ आता है कि भाई चाहे आपके पास कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप नेचर को तो बदल नहीं सकते, पर नेचर को किस तरह से आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हो, हाँ, वो चीज आपको बिल्कुल। सिखाती है। वो सर्वाइवल किस तरह से होता है बिल्कुल। वो ये लोग आपको दिखाते हैं। एन एक्सीलेंट वीडियो, बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। बाकी आप थोड़ा सा हमें गाइड करें, हमें तो इस तरह की वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ वीडियोस आप हमें रेकमेंड करें और ईमेल करिएगा लिंक उसका, हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।